उसको हिंसात्मक प्रदर्शन में बदलने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट फैलाने का काम किया। विशेषकर नोएडा जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां के माध्यम से क्या किसी तरीके की देशद्रोही गतिविधियां करने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं और जांच में सामने आएगा। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है, कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और सोशल मीडिया हैंडलर्स के ऊपर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। और विशेष बात यह है कि इन हैंडल्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेशी जो शक्तियां हैं या फिर विदेशी लोग हैं उनसे निकलकर सामने आ रहा है। पाक हैंडलर्स का जो है उनसे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का और सरकार का काम है। हम किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने नहीं देंगे। अगर उसकी किसी ने कोशिश की तो उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रही मजदूरों की मांगों की बात, तो मजदूरों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी गठित है, जिसने तमाम जो है उनकी मांगों को मान लिया है और अन्य पर भी बातचीत चल रही है। ठीक है ऋचा जी, प्लीज स्टे विथ मी। वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है, इससे पहले कि मैं वीरेंद्र राय साहब के पास जाऊं, सुरेंद्र जी के पास जाऊं, वैभव ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को कि सरकार का फेलियर रहा है? अचानक कोई कहीं भी बवाल कर सकता है। फैक्ट्री में मजदूर सोमवार की सुबह नौकरी करने जा रहे हैं, अचानक कोई उन्हें भड़का देता है, वो सड़कों पर उतर आते हैं। ये तो कहीं भी हो सकता है। हमारी सोसाइटी में तो मेड्स जो काम करने वाली, घर पे जो भोजन बनाती है, सफाई करती हैं, वो भी बवाल काट रही हैं। तो इसमें पुलिस का फेलियर कैसे? कोई कहीं रोड पर खड़ा हो जाए डंडा लेके तो पुलिस सबको ट्रैक थोड़ी कर सकती है। बाबा, आपको नहीं लगता जिस तरीके से सीधे श्रम मंत्री सामने आते हैं और इसको पाकिस्तान से जोड़ देते हैं? बहन ऋचा भी कह रही थी कि पाकिस्तानी हैंडलर्स का कुछ है कनेक्शन, तो मुझे तो ये लग रहा है कि सारी जांच को ही प्रभावित किया जा रहा है। या गृह मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो सारी रिपोर्ट पहले मंत्री और भाजपा के प्रवक्ताओं को लीक कर रहे हैं कि आप ऐसे बोलिए, ये बोलिए। तो पहली बात ये है कि जो चीजें चल रही थी, बगल में हरियाणा में जो मजदूरी है, उनका वेतन है, उसकी बात, उनकी मांग क्या थी? मांग ये थी कि हमको ओवर टाइम नहीं मिलता है, हमारा उत्पीड़न किया जाता है, 12-12 घंटे ड्यूटी की कराई जाती है। क्या उस पर कोई ठोस कदम उठा? मतलब ये बात तो लेबर अफसर, श्रम विभाग की का फेलियर ही तो है कि वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यूपी का वहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक हब है, वहां पे मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है और श्रम मंत्री मलाई खाने में व्यस्त है। श्रम मंत्री मलाई खाने पे व्यस्त है और वहां कुछ हंगामा हो जाता है, उसके बाद तुरंत वो कहते हैं पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा भी मंत्री जी कुछ बोल लेते, ये बता लेते थे कि किस तरीके से 12 घंटे में वहाँ 12,000 रुपए में आदमी 30 दिन खट रहा है, कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, उसको 12 घंटे खटाया जा रहा है, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? माने श्रम मंत्री की जिम्मेदारी थी। तो श्रम मंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए सीधे पाकिस्तान के साथ इसको जोड़ देते हैं। और भाई भाजपा की जो प्रवक्ता है बहन, अब उनकी तो मजबूरी हो जाती है कि नहीं भाजपा तो वैभव कोई आके मेरी गाड़ी तोड़ देगा। मेरे ऑफिस के बगल में 4 मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो वो आके मेरी गाड़ी तोड़ देंगे। उनको संडे की छुट्टी नहीं मिलती है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये प्रशासन का हिस्सा है, ये मजदूर यूनियन जो संघ है वो बात कर सकती हैं। आप आके किसी की गाड़ी तोड़ देंगे, किसी के घर में आग लगा देंगे, किसी का बच्चा स्कूल से आ रहा है, आप उसके सामने गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शीशे फोड़ दे रहे हैं, बच्चे जख्मी हो गए। वैभव, ये तरीका है क्या सैलरी बढ़ाने का? मैं आपका नाम नहीं जान पाया, जरा सा अमित बोल रहा हूँ। वैभव, हर चीज का एक सिस्टम है। अमित, सिस्टम है। लेट मी ओके, योर क्वेश्चन इज ओवर। अमित, बात ये है कि क्या अमित पिछले कई महीनों से ये प्रोटेस्ट और बैठकें चल रही थी, वो विरोध कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, लेकिन क्या अमित ने एक डिबेट शो किया? क्या अमित को पता भी चल रहा था कि वहां मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर मानसिक तनाव है, शारीरिक लोड ज्यादा है, वो बेचारे कहाँ दूरस्थ क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबों के बच्चे वहां जाकर काम कर रहे हैं और उनको मजदूरी भी सही से नहीं मिल रही है। उसी काम के लिए हरियाणा में मजदूरी ज्यादा मिलती है और यूपी में कम मिलती है। ये श्रमिक सुधारों का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
क्या अमित ने इस पे कभी भी कोई रिपोर्ट की है? नहीं की है। अमित इसको व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही रिपोर्ट है हमने की, कि हमारे इससे पहले भी वहाँ हमने स्टोरी चलाई थी। प्लीज प्लीज हमने इससे पहले भी प्लीज स्टोरीज प्लीज चलाई थी, आपने शायद वो कार्यक्रम नहीं देखा होगा। मैंने ठीक है वैभव, स्टे विद मी, स्टे विद मी, स्टे विद मी। अमित इसको नो 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 अमित इस बात को कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। अमित आपको मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा, मैंने कहा न्यूज चैनल्स में बहुत सारी स्टोरी रोज चल रही है, हाँ। लेकिन इन मजदूरों की स्टोरी उसमें जगह नहीं बना पा रही है। ये भी एक समस्या है। और सरकार हर अपनी विफलता को पाकिस्तान, नेहरू, बांग्लादेश, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम ये सब बातें करके घुमा देती है। मजदूर का बच्चा आखिर जाए तो जाए कहाँ? हिंसा का कांग्रेस पार्टी कभी भी कतई समर्थन नहीं करती, लेकिन जो भी चीजें हुई उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन मजदूरों की मांग पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। लेकिन सरकार पाकिस्तान का एक एंगल ले आके श्रम सुधारों को बैकडोर में डाल देती है, पीछे पड़ चले जाएगा और उनकी जो मिनिमम वेज वाली शर्त है, समान कार्य समान वेतन का जो मांग है जी, वो सब ठंडे बस्ते में चले जाएगा। जब पाकिस्तान की बात कर देंगे, आतंकवाद की बात कर देंगे। ठीक है बाबू, आपकी बात मैंने मान ली। वीरेंद्र राय साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सर, ये भीड़ तंत्र बनाम लोकतंत्र का जो मसला है, मैं कह रहा हूं चलिए मजदूरों की मांगे नहीं मानी जा रही थी, मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको संडे को छुट्टियां नहीं मिल रही थी, वक्त पर सैलरी नहीं आ रही थी, हरियाणा में सैलरी वेजेस ज़्यादा थे, यूपी में कम थे। क्या सिर्फ एक यही रास्ता था अपनी बातें मनवाने का? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में बैठकर यहां पर बवाल और दंगे कराए जा सकते हैं इस तरह के, सर, जैसा नोएडा में हुआ? देखिए, मैं पहले आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा। मुझे लगता है कि वो सारे लोग दिमागी तौर पे बीमार हैं जो मजदूरों के आंदोलन को आईएसआई या पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। जिन मंत्री जी ने कहा है, मुझे तो उन्हीं के ऊपर शक हो रहा है। उनकी भी दिमागी जांच होनी चाहिए। मजदूरों को आप 12,000 रुपए महीना दे रहे हैं, यानी एक दिन का 400-500 रुपए दे रहे हैं आप। उससे ज्यादा तो मंत्री जी अपने कुत्ते पे खर्च कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर मजदूर सड़क पे आ रहे हैं तो आप कह रहे हो आईएसआई के एजेंट है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है देख करके कि हमारे देश में जनता की चुनी हुई सरकार कितनी गैर जिम्मेदारी से बात करती है। तो ये तो हुआ आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का सही है कि ये अधिकार किसी को नहीं है कि सड़क पे निकल के आए, आगजनी करे, तोड़फोड़ करे। लेकिन आप इसके साथ ये भी तो सोचिए कि उसको इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी है तो उनको क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दिया जाएगा? वो सड़क पे निकलेंगे, आप धारा 144 या आजकल बीएनएसएस की जो धारा वो लगा देंगे, उनको मीटिंग नहीं करने देंगे। सरकार, ये भी तो सरकार का एक संवैधानिक कर्तव्य था कि आपने श्रम विभाग बना रखा है। ये श्रम विभाग क्या कर रहा था? श्रम विभाग सिर्फ मालिकों के हित के लिए काम करता है, मजदूरों के हित से उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे तो ये अखबार में पढ़ के बड़ी शर्म आई कि हम अभी भी नोएडा में मजदूरों को 12,000-14,000 रुपए महीना दे रहे हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं कि 400-500 रुपए में अपनी गृहस्थी चलाएं। तो इसके बाद तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि वो बाहर निकल के आए और उन्होंने आकर के प्रदर्शन किया। उनमें जाहिर है कि कुछ लोग उत्तेजित हुए होंगे, कुछ गर्म खून रहा होगा जिसने इस तरह की हरकतें की, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको आईएसआई का एजेंट कह देना और ये कहना कि सब पाकिस्तान करा रहा है और कोई बहुत बड़ी दुर्संधि है और हमारा सोशल मीडिया पूरी तरह से देशद्रोही हो गया है, ये सब गैर जिम्मेदारी वाली बातें हैं। सरकार को इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए और एक जो सामान्य किस्म की, एक जो मानवीय जरूरतों को पूरा करने वाला वेतन है वो इनके लिए निर्धारित करना चाहिए। आप 12 घंटे काम करा रहे हैं, कहने के लिए आपने कानून 9 घंटे का बना रखा है, तो बाकी 3 घंटे का उनको क्यों नहीं ओवर टाइम दे रहे? हरियाणा में भी आसानी से नहीं बढ़ा। हरियाणा में भी जब मजदूर सड़कों पे आए हैं और उन्होंने आकर के प्रदर्शन किया, तभी हरियाणा में भी तनख्वाहें बढ़ी। तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा श्रम विभाग है वो बेसिकली मालिकों के हित में काम करता है। अभी तक का मेरा अनुभव, मैं भी पुलिस में भी रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो मजदूरों के हित में काम करते, मैंने बहुत कम उन्हें देखा। वो मालिकों के हित में काम करते हैं, मालिकों के बिहाफ पर मजदूरों के साथ गैर, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंसाफ के खिलाफ जा करके समझौते कराने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक वेकअप कॉल है, इसमें सरकार को सतर्क होना चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि पुलिस के बल पर इनको कुचल देंगे और वो शांति हो जाएगी।
राइट सर, टेम्पररी शांति हो सकती है। तो राइट सर, अच्छा है कि इनसे बात करें और इनकी तनख्वाहें इस लायक तो करें जिसमें मनुष्य रह सके। आप राइट बताइए, सर। 400-500 रुपए में आप रह सकते हैं क्या? तो नहीं जो नहीं, मंत्री ये कह रहे हैं कि आईएसआई के राय साहब, एजेंट ये है, तो फिर आदमी की जरूरतें, ये तो आदमी की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। एक आदमी अरे 500 ये में जीता है, बुनियादी एक जरूरतें। आदमी आप 5,000 बताइए, प्रतिदिन पे ये जीता है, खाना, एक आदमी 5 आप लाख रुपए प्रतिदिन पे आप जीता है, 400 एक रुपए आदमी में खाना 5 खा करोड़ सकते रुपए हैं। प्रतिदिन 400 पर रुपए जीता है। 400 तो रुपए ये पर तो डे मिलेगा मानवीय आप जरूरतें कभी अमित, पूरी नहीं अमित, होंगी। नहीं नहीं, ये ये देखिए, तो सर आदमी कोई की लॉजिक ही नहीं जरूरतों हुआ की ना बात मत कि करिए। 500 में कोई जी आदमी सकता, हो की सकता है कि मैं 200 जरूरतों की में जी बात लूं, मत हो करिए। सकता है कोई 400 अमुक आदमी रुपए में 1000 कौन रुपए आदमी में जी खाना ले, खा सकता कोई है, मुझे ये 1500 बता में जी ले। दीजिए। वैभव हो सकता है 5,000 रोज खर्च करते हो, मैं 10,000 नहीं खर्च नहीं, करता हूं। देखिए, अब ये आप मानक होना चाहिए सर। ये मैं अपनी उदाहरण सैलरी डिसाइड थोड़ी कर सकता ठीक हूं। नहीं दे रहे। ये उदाहरण ठीक सैलरी तो नहीं एक अमित, है। सिस्टम अमित, होता है, एक एक इंसानी इस एक एक तरीका है। इंसानी वेतन टीए होना दुनिया भर की चाहिए। चीजें, ठीक है। मनुष्य के मैं सुरेंद्र मनुष्य के प्रजापति लायक जी के वेतन पास जा होना रहा हूँ। चाहिए। ये सुरेंद्र नहीं जी, कि आप आप तो कोई मजदूर यूनियन टीए संघ में नहीं बहुत होता वक्त से है। रहे हैं और आपने नहीं बहुत नहीं, सारे ये आप गलत बवाल, बहुत उदाहरण सारी दे रहे हैं। हिंसाएं, बहुत सारी मांग भी आपने देखी और आप बहुत सालों से इस विषय पर काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर एक मजदूर को उसकी जरूरत के लिहाज से मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, अगर एक मजदूर को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिलती, उसको सैलरी लेट मिल रही है, उसके बीमार होने पे उसको मेडिकल लीव्स नहीं मिल रही हैं, क्या तरीका, क्या प्रावधान है, क्या फैक्ट्री मालिक जो वर्कर्स को एक मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, ये कब सबक सीखेंगे? क्या सिस्टम बनना चाहिए कि ये तस्वीर जो नोएडा में देखने को मिली दोबारा ना मिले? सर, आप थोड़ा समझाएं। हाँ, धन्यवाद अमित जी। हाँ। मैं लंबे समय से नोएडा में रहता भी हूँ, नौकरी भी करता हूँ जी। और बहुत लंबा समय मैंने देखा भी है जी। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, ये आंदोलन हुआ है, अचानक हुआ है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं मजदूर लीडर हूँ कि मुझे भी समझ से परे है कि इसका इतना बड़ा कारण क्यों बना है, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो पूर्व वक्ता अभी बोल रहे थे पुलिस के, उनसे थोड़ा मेल जरूर है, क्योंकि प्रशासन, जो श्रम विभाग है, पुलिस है और मालिकाने हैं, प्रबंधन, उद्योगपति हैं, इनका जो व्यवहार अगर थोड़ा सा समन्वय में बदल जाए, उनका थोड़ा सा मरहम लगाने की स्थिति में आ जाए कि आज कुछ किसी